humiliation I have to go through in my own family also, in my entire society also. सबने देखा, everybody appreciated thought कि yes I have a potential, and then now people might be thinking कि यार इसने कोई घपला किया होगा। क्या शार्क टैंक सही में एक स्कैम है या स्टीव ग्रोवर जैसे बोल रहे हैं कि ये एक डॉल्फिन टैंक है? क्यों फाउंडर्स जिनको शार्क टैंक में फंडिंग मिल गई थी अभी तक उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं? हमने कई सारे कंटेस्टेंट्स जिनको फंडिंग मिली है सीजन 1 में भी, सीजन 2 में भी, और भी कई सारे लोगों के साथ बात करी है और डिटेल में जानते हैं कि यार शार्क टैंक का असली सच है क्या, और क्योंकि अभी शार्क टैंक की रजिस्ट्रेशन ओपन है, किस टाइप के स्टार्टअप्स को रजिस्टर करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखना, जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। अब कहानी राजेश की है। उनको 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, काफ़ी कुछ उन्होंने जॉब में सीख लिया था। उनको फिर एक स्टार्टअप आइडिया आता है, फिर वो उस पर मार्केट रिसर्च करते हैं, बिजनेस प्लान रेडी करते हैं, MVP बनाने के लिए जॉब छोड़ देते हैं, बट फिर उनको फंडिंग की ज़रूरत होती है। वो फंडिंग ढूंढ तो रहे होते हैं बट उनको मिल नहीं रही होती। तब वो शार्क टैंक का ऐड देखते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं, बट सरप्राइजिंगली उनका पिच सिलेक्ट हो जाता है और वो एक्चुअल में जाके शार्क टैंक में पिच करते हैं। यहाँ पे शार्क्स उनको काफ़ी फीडबैक देते हैं। एक शार्क एंड में उनको एक ऑफर देता है जो कि जितनी इक्विटी वो देना चाहते हैं उससे ज़्यादा तो थी, बट क्योंकि राजेश को फंडिंग और गाइडेंस दोनों की ज़रूरत थी तो वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बात थी सितंबर 2022 की, जब राजेश को लगा कि यार अब उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है और वो डबल डाउन करने लगे अपने स्टार्टअप पे काम करने के लिए। पर अब 9 महीने हो चुके हैं, फंडिंग का कोई अता पता ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अगले महीने शार्क की टीम ने उनको कॉन्टैक्ट किया, ड्यू डिलीजेंस शुरू हुई, उनकी कंपनी रजिस्टर हुई, फिर दिसंबर 2022 तक शेयर होल्डर एग्रीमेंट आ गया था, बट फिर भी अभी तक पैसा नहीं मिला। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार सारे स्टार्टअप्स जिनको फंडिंग प्रॉमिस करी गई होती है उनको पैसे नहीं मिलते, पर कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। अब ऐसा नहीं है कि यार जो शो में चेक दिखाते हैं वो मिलते ही फाउंडर के पास पैसे आ जाते हैं। उसके बाद ड्यू डिलीजेंस होता है जिसमें जो चीज़ें फाउंडर ने शार्क टैंक में बोली है वो एक्चुअल में देखा जाता है कि वो सच था भी कि नहीं, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, पैसे सही से मैनेज हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कुछ फाउंडर्स प्रेशर में आके झूठ भी बोल देते हैं ताकि उनको फंडिंग मिल जाए, क्योंकि मोस्टली जिसको फंडिंग मिल जाती है उनका पिच टेलीकास्ट होता है तो फ्री PR मिल जाता है। तो सारी चीज़ें जब चेक हो जाती है, अगर सब सही हो तो इवेंचुअली फंडिंग मिल जाती है। थोड़ी बहुत दिक्कत हो, शार्क की टीम उनको हेल्प करती है सही करने के लिए, उसके बाद फंडिंग मिलती है। और अगर बहुत ही कुछ झोल होता है तो भैया फंडिंग होती नहीं है। 3 टाइप के लोग आते हैं इसमें शार्क टैंक में। मतलब होता क्या है जी, हम तो अपना आइडिया प्रेजेंट किया, हमारा आइडिया टीवी पे आ गया, वी आर मोर देन हैप्पी। दूसरा था जिन्होंने कुछ उल्टे सीधे नंबर्स बोल दिए, अरे हमारा 1 करोड़ का धंधा हो रहा है या 50 लाख का धंधा हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे कोई नंबर तो देख नहीं रहा होता या कोई चेक तो नहीं कर रहा होता, उनकी ड्यू डिलीजेंस रिजेक्ट हो गई, विच इज फेयर पॉइंट। तीसरे जो आपने का बोला कि उनको ज्यादा फंडिंग का ऑफर आ गया, उन्होंने मना कर दिया, जो वैलिड पॉइंट भी है। चौथे होते हैं हम जैसे बेवकूफ जिनकी ड्यू डिलीजेंस पूरी हो जाती है और जो पैसे मांग रहे होते हैं और उनको वो देते हैं। अनुपम मित्तल का कहना है कि यार शार्क टैंक US से भी अगर आप देखेंगे सिर्फ 60% ही ऐसी डील्स हैं जिसके साथ ड्यू डिलीजेंस वो सब सक्सेसफुल होता है, फिर उनको फंडिंग मिलती है। इंडिया में उनका कहना है कि यार करीब 70% है जिनकी डील सक्सेसफुल होती है। बट चौंका देने वाली बात यह है कि सोर्सेज के मुताबिक सिर्फ 20% डील्स ही फाइनल हो रही है। अब इस पे अनुपम मित्तल का कहना है कि शो टेलीकास्ट जनवरी से लेकर मार्च तक हुआ था, तो अब एटलीस्ट 6 महीने तो रुको, अभी तो 3 ही महीने हुए हैं, 6 महीने में 70% डील्स हो जाएंगी। बट दिक्कत ये कि फाउंडर्स ने पिछले साल अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में किया था, तो ऑलमोस्ट स्टार्टअप्स को 1 साल हो गया है और उनको फंडिंग नहीं मिली। और जैसे कि राजेश का कहना था कि यार जनवरी में जब उनका एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, बहुत लोगों ने, फैमिली से लेकर सोसाइटी के लोगों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, बट वो उन पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड मैन पावर नहीं था, क्योंकि अभी तक उनको सही से फंडिंग नहीं मिली थी। जब वो दूसरे इन्वेस्टर्स के पास पैसे रेज करने चाहते हैं, वहां वो एक्साइटेड शुरू में होते हैं, फिर पूछते हैं कि भैया शार्क का पैसा आ गया क्या? वो बोलते हैं नहीं, अभी ड्यू डिलीजेंस चल रहा है। फिर इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि भैया फिर रुक जाते हैं, एक बार शार्क्स का पैसा आने दो, फिर हम इन्वेस्ट कर लेंगे। इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो फंड नहीं करते और इस चक्कर में ऑलमोस्ट उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई है। अब वो सोच रहे हैं अपना स्टार्टअप बंद करके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपने मेरे को अटका के रख दिया हर जगह, ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। एंड इमेजिन द काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन आई हैव टू गो थ्रू इन माय ओन फैमिली आल्सो, इन माय एंटायर सोसाइटी आल्सो। सबने देखा, everybody appreciated thought कि yes I have a potential, and then now people might be thinking कि यार इसने कोई घपला किया होगा, ये तो था ही ऐसा। अब आप सोचो कितनी बेइज्जती होती है। पीपल वैसे भी, इंडिया इज अ जजमेंटल सोसाइटी। ये सिर्फ राजेश की कहानी नहीं है, अगर मैं राहुल की कहानी बताऊं, उनको जिस शार्क ने इन्वेस्ट किया था उनके साथ वो रेगुलर टच में तो है और डिस्कशंस भी कर रहे हैं, बट अभी तक उनको भी पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, उनके भी काफ़ी पैसे कम हो गए थे, तो पर्सनल सेविंग्स काफ़ी डालनी पड़ी। प्लस अभी थोड़ा बहुत फाउंडर ने उनको डेट दिया है,
फंडिंग का अभी भी नामो निशान कोई नहीं है, और अब तो यार वो खुद से फंडिंग राउंड रेस कर रहे हैं। अब सिर्फ दिक्कत ये नहीं है कि यार फंडिंग डिले हो रही है, अब जो फाउंडर्स हैं उनका कहना है कि यार अगर आप सारे शार्क्स के बात मान भी लो, ड्यू डिलिजेंस हो जाए, उसके बाद भी ये फंड करने को तैयार नहीं है। तो कहते हैं उसमें से हम थोड़ी आपको बताएंगे। मैंने कहा अगर आपको नहीं बताना था तो कम से कम कॉल तो उठा लिया करो। क्या आपका आरओ है, कोई कॉल उठा के मुझे बताएगा तो सही कि क्या करना क्या है मेरे को, तभी तो मैं आगे प्रोसेस करूंगा। आप मुझे बता नहीं रहे हो, आप कह रहे हो कि आप मुझे मत भेजो, आपको डिसाइड करो। मैं ना हो उस पे फ्लिप हो गए, नहीं अगर आपको नहीं लग रहा तो फिर बात नहीं बनेगी ना, फिर मैं कैसे पैसे लगा दूं। सो नाउ द इंटेंशन वाज लाइक दिस कि पैसे देने ही नहीं। अब मैं मान भी गया हर चीज के ऊपर, हर चीज उनको बोल भी दी, तभी वो डिली डैलिंग कर रहे थे। कुछ शार्क्स तो एक्चुअली वेट करते हैं कि यार उनका एपिसोड टेलीकास्ट हो, फिर देखते हैं कि यार ऑडियंस का रिस्पांस कैसा है, पीआर कैसा मिल रहा है, उसके बाद डिसाइड करते हैं फंड करना है कि नहीं। और कुछ न्यूज़ तो ये भी आई है कि कुछ फाउंडर्स को ये शार्क्स अपने ऑफिस में बुला के अपने टीम के थ्रू डील्स को रीनेगोशिएट कर रहे हैं और उनको कम वैल्यूएशन ऑफर कर रहे हैं। और इससे ऑफकोर्स ये फाउंडर्स काफी शॉक्ड हैं, और कई सारे फाउंडर्स को तो यार जबरदस्ती डीले किए जा रहे हैं। जैसे मैंने राजेश का एग्जाम्पल लिया, कभी उनको बोलते हैं कि यार इस टीम मेंबर से बात कर लो, कभी बोलते हैं उस टीम मेंबर से बात कर लो, फिर बोलते हैं टीम मेंबर आउट ऑफ स्टेशन है, फिर ये डॉक्यूमेंट भेजो, फिर बिजनेस मॉडल चेंज करो। मतलब डेट पे डेट, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, वक्त निकला जा रहा है। और जिनको ये फंड नहीं करना चाहते हैं रिपोर्ट के मुताबिक, उनको ये ह्यूमिलिएट करते हैं। एक रिपोर्ट ने तो ये भी बोला है कि यार एक फाउंडर को उनको ऑफिस में बुलाया और उनको बोला कि भैया ये आइडिया बिल्कुल काम नहीं करने वाला है, इस पर कोई स्कोप ही नहीं है। मैं मिला हूँ इनसे, मतलब जैसे ही इनके रूम में घुसा हूँ मुझे बोलते हैं कि यार आपका धंधा तो चलेगा नहीं। ये क्या था मुझे समझ में नहीं आया। मतलब एक 440 वोल्ट का जो करंट लगा मुझे लगा वो, ये क्या बकवास है यार। उस टाइम पे तो तुम इतना बोल रहे थे अच्छा आइडिया है, चल जाएगा। ये सुन के तो यार फाउंडर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब सोचो जिस पे आपने सारा जॉब वॉब छोड़ के अपनी सेविंग लगा के इतने दिन और महीने इन्वेस्ट किया है, और उसके बाद आपको नेशनल टीवी पे अप्रिशिएशन भी मिला है, पैसे देने के वक्त बोला जा रहा है कि नहीं भैया ये आइडिया पे कोई स्कोप ही नहीं है। तो ऐसे काफी सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। फाउंडर्स का कहना है कि यार अगर आपको फंड नहीं करना आप पहले बता दो ना, सो दैट हम अपना दूसरा रास्ता देख लें। फालतू में हमको क्यों अटका के रखा है जिससे कि हमारा भी पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरी बात ये भी है कि सीजन 2 में फंडिंग भी बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि सीजन 1 भी काफी हिट था। और अश्नीर का कहना है कि भैया देख लो इन शार्क्स के पास एक्चुअल में पैसे हैं भी इन्वेस्ट करने के इतने या नहीं। जैसे कि अगर हम सीजन 1 की बात करें, 121 स्टार्टअप्स ने पिच किया था, 67 पिचेस को फंड्स मिले थे, टोटल करीब 42.59 करोड़ इन्वेस्ट हुए थे। सीजन 2 में एपिसोड्स काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए, 169 स्टार्टअप्स को फीचर किया गया, उसमें से 106 पिचेस को फंडिंग मिली, जिसमें 80 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट करने को बताया गया था। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया इन्वेस्टमेंट। ऐसा हुआ है कि सीजन 1 में कमिटमेंट भी थोड़ा कम था, सीजन 2 में कमिटमेंट भी ज्यादा है। सीजन 1 वाज जस्ट एंड ऑफ कोविड, मतलब वो वाला फेज था जहाँ पे बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था इकोसिस्टम। सीजन 2 ऐसे टाइम पे जहाँ पे पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट हो रहा है, अभी मतलब बहुत सारा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट हो रहा है, लिक्विडिटी नहीं है। तो इससे ऑफकोर्स कई सारे फाउंडर्स काफी ज्यादा परेशान हैं, बट ऐसा नहीं है कि यार सबको ही नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला है। काफी सारे फाउंडर्स के आज जब मैंने बात करी, उन्होंने बोला कि यार हमको गाइडेंस मिल रही है, शार्क्स हमारी मदद कर रहे हैं, वो एडवाइस काफी हेल्पफुल हो रही है। इनफैक्ट एक सीजन 1 के फाउंडर्स ने तो अपने शार्क्स को ऑलरेडी एग्जिट दे दिया जब उन्होंने अपना नेक्स्ट राउंड रेस किया। बट सबका ये कहना है कि यार ये फंड्स बहुत लेट में देते हैं, मतलब तब उनका एपिसोड शूट होता है उसके ऑलमोस्ट 1 साल बाद मिलते हैं, तब तक नंबर्स पूरे बदल गए होते हैं, वैल्यूएशन बढ़ गई होती है, बट इनको शार्क से कम वैल्यूएशन पे फंडिंग रेज करनी पड़ती है। और सबका कहना है कि फंड्स 2-3 महीने के अंदर दे देने चाहिए, और ताकि जब तक एपिसोड एक्चुअली टेलीकास्ट हो वो ये फंड्स को यूज करके अपने ऑपरेशन स्केल अप कर पाए। क्योंकि आपको पता है यार जिस दिन एपिसोड टेलीकास्ट होता है उसके अगले 1 महीने तक जबरदस्त ऑर्डर्स आते हैं, तो इस पैसों से वो इस ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाएंगे। और एक्चुअल में क्योंकि ये फाउंडर्स को पैसे मिलते नहीं है, तो इनको फिर भैया कहीं और से पैसे लेने पड़ते हैं, लोन लेने पड़ते हैं, काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। मेरा रीडिंग वो है कि अब ड्यू डिलिजेंस भी करो, इशू नहीं है, बट यार अब 6-6, 8-8 महीना 1 साल नहीं खींच सकते हो, आपको मैक्सिमम 1 मंथ में ये खत्म करना है। वैसे फाउंडर्स बोलते हैं कि यार अभी सोनी टेलीविजन भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। वैसे सोनी ने तो बोला कि यार 2 सीजन में स्टार्टअप्स को 123 करोड़ की फंडिंग मिली है, बट एक्चुअल में कितने स्टार्टअप्स को पैसे मिले वो बता नहीं रहे। और कंटेस्टेंट्स का भी कहना है कि यार एपिसोड से पहले सोनी उनकी बहुत मदद करता है, कैसे पिच को इम्प्रूव करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सब कुछ हेल्प करता है। बट एक बार पिच हो जाता है उसके बाद सोनी बिल्कुल ही गायब हो जाता है, और सोनी फिर अपने हिसाब से कट करता है। कुछ कंटेस्टेंट्स का ये भी कहना था कि यार मोस्टली वो शार्क्स को एक पॉजिटिव इमेज के साथ रखते हैं, और जो उनके पॉइंट्स उन्होंने नेगोशिएशन के वक्त बोला होता है वो कुछ कट कर दिए होते हैं। तो कंटेस्टेंट्स का कहना है कि यार सोनी को इतना ज़्यादा फायदा होता है शार्क टैंक से, इतने ज़्यादा वो पैसे कमाते हैं। एक सोर्स ने तो बताया कि ऑलमोस्ट 500 करोड़ का ब्रांड बन ही चुका है पहले सीजन के बाद। तो उनको भी देखना चाहिए कि एक्चुअल में पैसे जा भी रहे हैं कंटेस्टेंट के पास कि नहीं। थोड़ी इक्विटी आप ले लो या परसेंटेज ले लो या कुछ भी नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हो, बिकॉज चैनल होगा ना तो शार्क्स भी
थोड़े डाउन टू अर्थ रहेंगे, क्योंकि उनको पता है भाई हमारा भी माई बाप चैनल है आज। हाँ। आज अनुपम मित्तल को लोग पहचानते हैं बिकॉज वो सोनी शार्क टैंक पे आया था। सबका पीआर वहीं पे तो हुआ, सब सेलिब्रिटीज Absolutely. वही बने हैं। मतलब अश्नीर ग्रोवर एक 10,000 करोड़ की ब्रांड शार्क टैंक से बना है। शार्क टैंक के पहले हमारे जैसे लोगों को अश्नीर पता था क्योंकि हम ये इंडस्ट्री से है, बट आम आदमी को अश्नीर को नहीं पता था। और अश्नीर ग्रोवर का एक सजेशन था कि यार आप एक काम करो, जो भी शार्क एक सीजन में जितने पैसे डिप्लॉय करने होते हैं पहले ही आप एक एस्क्रो में रख दो। एस्क्रो मतलब एक थर्ड पार्टी अकाउंट में, फिर ड्यू डिलिजेंस के आप कंडीशन सेट कर दो। जैसे ड्यू डिलिजेंस हो जाता है सीधा आप पैसे जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर दो, क्योंकि अश्नीर का भी कहना है कि ये मोस्टली सीड कैपिटल होता है, उसके लिए इतनी हाई लेवल की तो ड्यू डिलिजेंस चाहिए नहीं होती। और ना कि कोई फाउंडर ना कोई शार्क एक साल के लिए तो पैसों के लिए वेट करेगा नहीं, तो इतने स्ट्रिक्ट कंडीशंस होने नहीं चाहिए। बाकी दूसरी तरफ अनुपम मित्तल का भी कहना है कि यार जो कंडीशंस डिसाइड होती हैं कि यार उनको कैप टेबल क्लीन करना है या को फाउंडर लाना है, वो सारी कंडीशंस होते होते भी काफी टाइम लग जाता है। बट ओवरऑल दिक्कत ये है कि यार शार्क टैंक ने एक्चुअली एक स्टार्टअप रेवोल्यूशन टीयर 2 और टीयर 3 सीरीज में भी लेके आया था। मतलब जो लोग IIT IIM से नहीं है, जो इजीली VCs को एक्सेस नहीं कर पाते, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपना स्टार्टअप आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए और नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करने के लिए। और शार्क टैंक की वजह से ही डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन भी बिजनेस स्टार्टअप्स के बारे में होने लगी, सोसाइटी भी एंटरप्रेन्योर्स को एक्सेप्ट करने लगी। तो सोनी को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यार एक्चुअल में रियल इंपैक्ट ज्यादा से ज्यादा हो, पर शार्क्स को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यार वो एंटरप्रेन्योर्स को सही से ट्रीट करे, क्योंकि यार शार्क्स भी एक टाइम में पहले ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स थे और क्योंकि इतना ज़्यादा PR मिला है तो उनकी स्टार्टअप्स को भी फायदा हुआ है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि यार अगर आपको बाहर से फंडिंग मिल जाती है तो फिर यार मोस्टली आप शार्क टैंक पे PR लेने ही आएंगे, क्योंकि वो इजीली इतना मिलता नहीं है। तो उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना है और ऐसा डील देना है जो कि एक्चुअली शार्क एक्सेप्ट करे, क्योंकि डील जब होती है तभी आपका पिच टेलीकास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट क्या आपको लगता है कि यार अब जब सीजन 3 आ रहा है, कुछ नए शार्क्स चाहे कुछ स्पेशल एपिसोड्स के लिए हो उनको भी लेके आना चाहिए, सो दैट शार्क्स के बीच में भी तगड़ा कॉम्पिटिशन हो। ऐसा नहीं हो कि यार पिछले सीजन इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया तो और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और क्या आपको लगता है कि यार सोनी के अलावा दूसरे टीवी चैनल्स को भी ऐसे बिजनेस शोज लाने चाहिए, क्योंकि ऑडियंस अब सास बहू के आगे भी अच्छे शोज की डिमांड कर रही है और ये एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड शोज सक्सेसफुल होंगे। वो सब आप अपने आइडियाज कमेंट्स में जरूर शेयर करना। बाकी वीडियो पसंद आए तो अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना, स्पेशली जो शार्क टैंक सीजन 3 में अप्लाई कर रहे हैं या फिर जनरल उनको स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट हो। और चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे और जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।